छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वो कभी योद्धा न कहलाया। दोस्तों, आप में से बहुत लोग मेरी इन लाइंस को कनेक्ट कर पा रहे होंगे और जो लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आगे चल के कनेक्ट कर लेंगे। आज का हमारा विषय है 71st बीपीएससी को लेकर के कुछ अपडेट है, उसकी हम चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति आपको बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि कुल कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, और उसी के अनुसार आप अपनी एक सटीक रणनीति बनाकर अपनी तैयारी कीजिए ताकि इस बार कोई भी भूल चूक ना हो। देखिए, अभी तक जो चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं पहले उन पे चर्चा करते हैं। इस बार लगभग 100 सीट एसडीएम की आई हैं, सीटीओ की 250 प्लस सीट आई हैं, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, बीसीओ की 500 प्लस पोस्ट आई हैं और डीवाईएसपी की 50 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। मतलब ये भी लगभग कंफर्म है कि आएगा। 30 मई तक सारे अध्याचन बीपीएससी तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा जून माह में। कुल वैकेंसी लगभग कितनी आएंगी? कुल वैकेंसी होगी लगभग 1450 से 1500 के आसपास, या इससे ज़्यादा ही होगी। एग्ज़ाम डेट क्या होगा? एग्ज़ाम डेट हमारा होगा वही सितंबर में भी आप मान के चलिए कि ये मिड सितंबर के आसपास होने की उम्मीद है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस समय सीमा में रहते हुए कैसे हम इस बार 71st बीपीएससी क्रैक करें। देखिए, पहले हमें समझना होगा इस एग्ज़ाम की प्रकृति को, और दूसरी चीज़ ये कि हमें इस बार ये गलती नहीं करनी है कि हम सिर्फ बीपीएससी को टारगेट करें और उसके साथ यूपीएससी को हम छोड़ दें। अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो हमारे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स निकलते जाएंगे। देखिए, करंट अफेयर्स में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, हिस्ट्री में आपके 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं, साइंस में भी आपके 25 से 30 प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, ज्योग्राफी से आपके 15 से 20 प्रश्न आते हैं, वहीं बिहार स्पेशल से 20 के आसपास आते हैं प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 8 से 10-12 प्रश्न आपके आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से कभी कभी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, मैथ रीजनिंग से 10 से 15 प्रश्न आते हैं, और वहीं एनवायरनमेंट से 3 से 5 प्रश्न आते हैं। अब इसमें अगर आप ये बिहार स्पेशल अगर आप छोड़ दें तो ये सारे के सारे विषय यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। हमें अपनी रणनीति इस प्रकार रखनी होगी, अपनी तैयारी का स्तर इस हिसाब से रखना होगा कि हम यूपीएससी की परीक्षा में इन विषयों को हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, हमारे वही पुराने नोट्स हों, वही हाईलाइटेड पॉइंट्स हों, ताकि यूपीएससी का जब प्री आए तो हम इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करें और मल्टीपल रिवीजन से दिमाग में हमारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और आप यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएंगे आसानी से। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या रणनीति हो कि सितंबर तक हमें पूरी तरीके से हम इस विषय के लिए तैयार रहें। ये एक आसान सेक्शन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बेसिक्स रटने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्नों की प्रकृति है लगभग वन लाइनर प्रश्न ही आते हैं, और अगर आप ठीक ठाक से तैयारी कर लेते हैं तो आप 30 में से लगभग 25 प्लस के आसपास आप प्रश्न आसानी से कर लेंगे। इसके लिए देखिए, आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। एक तो ये कि आप क्रॉनिकल, विज़न या प्रतियोगिता दर्पण, ये मंथली मैगजीन्स आप पढ़ लीजिए। जैसे जब आप क्रॉनिकल पढ़ेंगे, क्रॉनिकल लगभग 40 से 50 पेज में होती है, और आप अगर इसको पढ़ने पे आएंगे तो आपकी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं प्रतिदिन तो 4 घंटे में मैगज़ीन आपकी ख़त्म हो जाएगी। और जो विषय बहुत चर्चित हैं उन्हीं विषयों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में वही प्रश्न आते हैं जो प्रश्न बहुत अधिक चर्चा में हों। हमारे साथ क्या गलती होती है कि हम कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम रटने लगते हैं और उनके चक्कर में जो बड़े पॉइंट्स हैं वो हम मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है सिर्फ हमें उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक, अब इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा अपनी तरफ से, मैं आपको अपने नोट्स दूंगा। उसमें क्या होगा कि हर मंथ में लगभग 100 से 120 प्रश्न होंगे। अगर आप उनको ठीक तरीके से कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका 25 प्रश्न आराम से सही हो जाएगा। 8 से 9 महीने का लगभग
होगा और उसमें मान के चलिए कि 900 से 1000 के आसपास टोटल प्रश्न होंगे। ये पूरे के पूरे आपको 25 प्रश्न उसमें से मिल जाएंगे। ठीक, अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखिए, आप अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपको लगभग 30 दिन का समय देना चाहिए एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के लिए। ये 30 दिन के समय में आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, एमसीक्यूज़ भी करने हैं, और जो मेंस में प्रश्नों की प्रकृति है वो भी आपको देखना है और उसको देखते हुए आपको पढ़ना है, और कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं अपनी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ वही पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो कि आपके मेंस में टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स हैं सबके डेफिनेशंस आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और वहीं से याद करने हैं एज इट इज़। क्योंकि जब आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी तो वहाँ पे आपके आंसर में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है चेक करने वाले का, वो इंट्रोडक्शन देखता है, कंक्लूज़न देखता है। इंट्रोडक्शन आप वही लिखेंगे जो आपके दिमाग पे पहले से सेट होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना समय नहीं होता है कि आप सोच के बहुत लिख पाएँ। तो वो सारे डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए कि मूल अधिकार क्या है, प्रस्तावना क्या है, ये सब कुछ आपको पहले से दिमाग में अपने सेट करके रखना है और तभी आप वहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप हिस्ट्री में 60 दिन का समय दीजिए। फिर आगे हिस्ट्री में आपको कहाँ से पढ़ना है, एंशियंट और मिडिवल आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। दुनिया की और कोई किताब, कोई नोट्स आपको नहीं छूना है। इसमें मैं आपकी क्या मदद करूँगा एंशियंट में, मिडिवल में। एंशियंट में देखिए जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं एंशियंट वाले, उसके बाद जो भी कहीं पे कोई मंदिर बने हुए हैं या जो भी शिलालेख वगैरह हैं, वो सारे मैं आपको एक लिस्ट बना के तैयार कर दूंगा। यदि 5 से 7 प्रश्न आएंगे तो आप मान के चलिए कि उसमें से 4 प्रश्न लगभग आपको मेरे इन 3 से 4 वीडियोस से मिल जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो विषय में आपकी समझ नहीं बनेगी और आप मेंस में नहीं कुछ लिख पाएंगे, कुछ भी। किसी के बरगलाने में मत आइए, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मिडिवल और एंशियंट की। और मॉडर्न के लिए मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, पूरा आप मेरे नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं और वहाँ से आप मेंस में भी आंसर अपना लिख पाएंगे बहुत आराम से। प्रीलिम्स का भी एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा और पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको याद करवा दूंगा। अब आते हैं हम साइंस पे। देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो साइंस के लिए 30 दिन का समय दे सकते हैं। जो लोग आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं जिन्होंने वहाँ पे हिस्ट्री में 30 दिन का समय दिया है, वो साइंस के लिए 60 दिन का समय देंगे। आप इसको फिर से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी लोग साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो साइंस तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं, वो 30 दिन में अपना साइंस का टारगेट रखें। जो लोग आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं वो अपना हिस्ट्री का समय रखें 30 दिन का। ठीक है। और वाइसे वर्सा, मान लीजिए कि आप अगर आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं तो आप साइंस को 60 दिन का समय दे दीजिए। ठीक है। साइंस में आपको कहाँ से पढ़ना है, तीनों आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, या किसी भी कोचिंग के आप नोट्स उठा लीजिए। 5-6 टॉपिक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं। आपको सिर्फ वहीं से उतना पढ़ लेना है, उतने से आपका हो जाएगा सब आराम से। और सबके नोट्स में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी मोर और लेस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। प्लस आपको करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना है। देखिए, द हिंदू का रोज़ कोई भी आप उठा के एक वीडियो देख लीजिए, या मैं भी आपको वीडियोस दूंगा पर डे द हिंदू के, और उसमें भी जो डेली करंट अफेयर्स होंगे, अपॉइंटमेंट्स होंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, जो तिथियां होती हैं, दिवस होते हैं, वो सारे मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा डेली। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए आपको 40 दिन का समय देना होगा। मैपिंग आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं लगभग सारे नोट्स जो भी मार्केट में अवेलेबल मैं सब कुछ देख चुका हूँ। कहीं पे भी एक परफेक्ट नोट्स नहीं है जो कि आपको चीज़ें बिल्कुल सटीक दिखा पाएँ। देखिए, आप पर्वत अलग रटते हैं, नदियाँ अलग रटते हैं, झीलें अलग रटते हैं, मरुस्थल अलग रटते हैं। मेरे भाई, अगर एक माउंटेन है, ठीक है, तो क्या एक जो नदी होगी क्या वो मैदान से निकल के आएगी? उसको ढलान चाहिए, तो ज़रूर इस पहाड़ से ही निकलेगी वो नदी। ठीक, अब कहीं नदी निकल रही है तो यहाँ से काट के यहाँ अपर्दन होगा, अपर्दन के बाद यहाँ से कुछ मिट्टी लेके आएगी, तो जहाँ नदी जाएगी वहाँ मैदान ज़रूर बनेगा। ठीक है। या कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ कुछ झीलें भी बनेंगी। अब ये पर्वत है तो यहाँ से पर्वत से हो सकता है कि अपर्दन हो के यहाँ कोई पठार भी हो इसके बीच में। ठीक है। अब अगर यहाँ पे पठार है और पठार से नीचे नदी गिर रही है तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी होंगे। ठीक है। अब कोई पठार है तो वहाँ पे कुछ मिनरल्स भी पाए जाएंगे
जहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बिजली भी बन रही है, यहाँ पे खनिज भी है, तो क्या यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बनेगी? यहाँ पे इंडस्ट्री भी बनेगी। देखिए जो सारे फैक्ट होते हैं वो एक मोती की तरह होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक धागे की तरह होता है। अगर आप इन सारे फैक्ट्स रूपी मोती को अगर एक धागे में पिरो के एक सुंदर माला बना लेंगे तो आप आराम से जो है परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको ठीक से मैपिंग ही करना है। आप देखिए जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं, सब ज़्यादातर प्रश्न सारे मैपिंग से ही आते हैं। अब आप बताइए, मान लीजिए कि आपने इधर मध्य प्रदेश का आपने मैप बना लिया, कौन सी नदी निकल रही है, कौन से वहाँ पे पर्वत हैं, कौन से वहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, कौन से वहाँ पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कौन सी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आपने सारी चीज़ सही से समझ ली मैप के माध्यम से, तो आपको थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थ्योरीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आप पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ से मतलब आप अपने मेंस तक का आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट अपने अच्छे बनाने हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग का मैं कंटेंट आपको कल से देना शुरू कर दूँगा, और यह हो सकता है कि मैं आज ही से देना शुरू कर दूँ। और आपका मतलब मैपिंग में आप मान के चलिए कि मेरे अगर आप सारे वीडियोस देख लेंगे सारे कॉन्टिनेंट के, तो फिर मैप आपको यूपीएससी तक के लिए आपको कहीं से देखने की, कहीं से खरीदने की, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आपस में कोरिलेट करके और पूरा का पूरा मैं आपको रटवा दूंगा। अब बात आती है बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल देखिए वैसे तो 6 से 7 दिन का समय लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप डेली आधे घंटे का समय निकालिए। 38 ज़िले हैं, आप एक एक ज़िले का एक एक पेज में नोट्स बनाते चलिए। अगर आप पूरा का पूरा 38 ज़िला कवर कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पे जा रही है, कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे किस चीज़ की खेती अधिक होती है, कहाँ पे बाढ़ आती है। अगर आप इसका भी नोट्स चाहेंगे तो मैं आपको ज़िले वाइज पूरा नोट्स दे दूँगा, 38 ज़िले का अपलोड कर दूंगा, और ज़रूरत होगी तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रिव्यू पे, आप कितना समझ पा रहे हैं मेरा समझाया हुआ। चूँकि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ, आपके समझ में ना आए तो मैं भी अपना समय ख़राब करूँ, आप भी अपना समय ख़राब करिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी मैं आपको अपना मैपिंग वाला वीडियो आज दूंगा, और साथ में उसके नोट्स मैं अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में देखिए 2 चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी। प्रीलिम्स के लिए देखिए आपके लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी से आपको क्या करना है, देखिए जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया, ठीक है, आपका प्रियम्बल, या मान लीजिए कि आपका मूल अधिकार हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब आपको इन सब की डेफिनेशंस आपको एक एक लाइन की, 2-2 लाइन की पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको इन सब की डेफिनेशंस पता होगी तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए देखिए इस बार आया था आर्टिकल 32 पे, तो आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले आप यहाँ से डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि मूल अधिकार की परिभाषा क्या है। अगर आप एक परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है जो भी मेंस की आपकी कॉपी चेक करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ आपको जो कीवर्ड्स हैं आपके उसमें सिलेबस में मेंस के, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 डेफिनेशंस आपको खाली लिखनी है, वहाँ से याद करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको लक्ष्मीकांत खाली पढ़नी है, और अगर आपको इसमें भी दिक्कत होगी तो इसमें भी मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा, वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं सारे आंसर राइटिंग करवा दूंगा टॉपिक वाइज। फिर मैथ रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQs सॉल्व करके जाना है सही से, उतने से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए आपको मैं मेरे नोट्स दूंगा, और जितने भी PYQs हैं BPSC के और कुछ UPSC के, उतने आपको करके जाने हैं, उतने से आपका काम बन जाएगा। देखिए मई में आपके पास लगभग 18 दिन बचे हैं, जून में 30 दिन बचे हैं, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, ठीक है। आप इतने टाइम को, और इसमें से लगभग 15 दिन को, ठीक है, 30-30-60 और लगभग ये मिला के 30-90 से 95 दिन आप अपनी पढ़ाई में दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए लास्ट के 30 दिन, नहीं तो आपने जितना पढ़ा होगा सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। और अभी भी आप जो चीज़ें पढ़िए, चूँकि देखिए मैंने जब इसके लिए 30 दिन आपको दिया है, ठीक है, तो 30 दिन का मतलब है कि आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि सिर्फ आप पॉलिटी नहीं, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, साथ में कोई एक सब्जेक्ट आप और लेके चलेंगे। अब आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट साथ लेके चलना है और क्यों लेके चलना है, हिस्ट्री और पॉलिटी को आपको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स होंगे पॉलिटी में
और जो भी इतिहास है वो सारा एक दूसरे के साथ साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, जो भी जैसे आप 1773 का अपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं तो पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, क्यों बनी, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगी और पॉलिटी में भी देखने को मिलेंगी। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी। ठीक, साइंस और ज्योग्राफी एक साथ पढ़िए। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जब आप साइंस अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी में भी जैसे कौन सी गैस हल्की है, कौन सी गैस भारी है। अब जो गैस हल्की होगी वो आपको ऊपर मिलेगी, जो लेयर्स होंगी एटमॉस्फेयर में तो वो गैस आपको ऊपर मिलेगी, जो गैस भारी होगी वो आपको नीचे मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको साइंस के साथ ही आपको समझ में आ पाएंगी। बिहार स्पेशल जैसे मैंने बताया है कि आप या फिर 7-8 दिन में कर सकते हैं लास्ट के, और या फिर आप ऐसा करिए कि आप इसको डेली डेली कर लीजिए। 38 ज़िले हैं, आप एक ज़िला प्रतिदिन कर लीजिए, आपका आधे घंटे का समय जाएगा। ठीक है, आपको लाइब्रेरी में वैसे भी 7 से 8 घंटे का समय, 9 घंटे का समय देना ही देना पड़ेगा, इससे अधिक ही देना होगा, इससे कम नहीं। इन्वायरमेंट आपको मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लगेगा, 10 से 12 टॉपिक्स हैं, सिर्फ आप उतना देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ आपको 95 से 100 दिन में कर लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। 120, 115, 120 दिन में आपको मतलब पूरा का पूरा सब कुछ अपने दिमाग में सेट करके तब जाना है एग्ज़ाम देने। ठीक है, अब मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा। मेरी तरफ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा इतना कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं गलत होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग आपको मेरी तरफ से ऐसी मिलेगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे भारत के, आपका प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। बिहार स्पेशल में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका एक एक ज़िला हर दिन करवा दूंगा। 38 ज़िले हैं, 15-15 मिनट का मैं डेली वीडियो बना दूंगा। 38 दिन में आपको पूरी की पूरी मुक्ति मिल जाएगी वहाँ से। करंट अफेयर्स में आपको जैसे मैंने बताया कि मैं लगभग हर महीने के 100 प्रश्न आपको दूंगा, वो आप रट के चले जाना। जिस दिन आपका 71st होगा उस दिन आप बाहर आके आप खुद आके बोलना कि क्वेश्चन वहाँ से आया कि नहीं आया। ठीक है, भूगोल में आप अगर इतना जो भी चीज़ें मैं आपको भी दूंगा शुरुआती दिनों में, अगर सारी चीज़ें समझ में आती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से चलती हैं तो भूगोल और पॉलिटी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको आराम से बता दूंगा। इसमें क्या होगा कि इस जितने भी स्टेट हैं इंडिया के सबकी मैपिंग कर लेंगे हम लोग, वहाँ से अपना पूरा मतलब ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, वहाँ पे कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, वहाँ पे कौन सी खेती होती है, वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, सब कुछ आराम से क्लियर कर लेंगे, कहाँ पे कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगी। देखिए आपके मॉडर्न हिस्ट्री से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन ये हो जाएगा। जैसे एंशेंट में भी मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ा दूंगा तो 4-5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर ज्योग्राफी से और वर्ल्ड मैपिंग से आपके लगभग 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मैं आपका तैयार करवा दूंगा। बिहार स्पेशल से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। करंट अफेयर्स से आएंगे कम से कम 30 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन लगभग आपका आ जाएगा इन्वायरमेंट से। ठीक है, और लगभग 15 क्वेश्चन आपका आ जाएगा बायोलॉजी से। ये जितने विषय मैंने आपको बताए हैं मैं इसमें आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं गलत होगा। अभी आपको मेरी तरफ से क्या नहीं मिलेगा अभी तुरंत में, क्योंकि देखिए समय कम है। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से कर लीजिए, या आप एनसीईआरटी से कर लीजिए, जहाँ से भी आपको ठीक लगे। पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा होगा ये मैं आपको इसको थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, ये ब्रुक्स है, ये अलास्का है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी, या नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यही है, माउंट मैकिनले या देनाली। फिर ये आपका हो गया प्रशांत तटीय श्रेणी, ये कैस्केड श्रेणी हो गया, ये प्रशांत तटीय श्रेणी का ही हिस्सा है ये हो गया आपका मैकेंजी। ये आपका हो गया रॉकी, रॉकी देखिए कनाडा में भी है, यूएसए में भी है। ये आपका सियरा नेवादा हो गया, यह आपका हो गया सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये आपका हो गया सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये आपका हो गया अपलेशियन माउंटेन। ठीक है, अब आप देखिए ये माउंटेन्स हैं, इन्हीं के पास आप देखिए ये झीलें हैं। ठीक है, इसका भी मैंने अलग से डायग्राम बना दिया है ताकि ये चीज़ आराम से आपको क्लियर हो सके। देखिए कैसे चीज़ें रिलेट हो रही हैं, ये सारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे सारे माउंटेन्स भी मैंने बना दिए, उसके साथ मैंने सारी लेक्स भी बना दिए। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे इनकी मतलब लोकेशंस क्या है किस कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल ये फ्रेश वाटर की लेक्स पाई जा रही हैं, तो आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी का जो भी भाग जिसके नीचे फॉसिल्स दबे होते हैं और वहाँ पे अगर ऊपर फ्रेश वाटर है तो आपको हमेशा वहाँ पे नेचुरल गैस मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको नेचुरल गैस मिलेगी, वहाँ पे नेचुरल गैस के बड़े भंडार पाए जाएंगे। जब आप
कहीं भी वन लाइनर फैक्ट में पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार आपके यूएसए में और कनाडा में ही पाए जाते हैं। फिर ये आपका हो गया जैसे जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये वाली जो, ये 5 ग्रेट लेक्स नहीं, ये ऊपर वाली, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। अब आप देखिए इनको मैंने यहाँ पे और डिटेल में कवर किया है। ग्रेट बियर लेक देखिए इसकी एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये ग्रेट स्लेव लेक, इसके बारे में भी जो है अलग से यहाँ पे बताया गया है। ये चीज़ें जब मैं आपको उसमें पीडीएफ में दूंगा तो वहाँ पे चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ पे क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट लगाया गया है तो थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके पढ़ेंगे। इसके बाद कौन कौन से माउंटेन से कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं, फिर कौन कौन से पठार हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आराम से देखेंगे, समझेंगे। बस आप एकदम पूरे तन मन धन से एकदम जुट जाइए तैयारी करने में, और पूरा का पूरा हमारी तरफ से आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उस पर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और बस आगे जो भी अपडेट